Students, today we are going to discuss natural resources. Natural resources का मतलब होता है कुदरत के द्वारा दिए गए resources और ये resources वो होते हैं जिनको हम लोग गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं. गिफ्ट ऑफ नेचर मीन्स नेचर ने हमें वरदान दिया है इन रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड करके. दूसरा, इन रिसोर्सेज की वजह से ही इनको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं. जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी पे हमारा पूरा शरीर निर्भर होता है. तो इसी तरह से किसी भी कंट्री को प्रॉस्पेरियस बनाने के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज का होना और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. तभी उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है, उसके ऊपर पूरा कंट्री जो है वो निर्भर रह सकता है. दूसरी बात है कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से कुदरत ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं. लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है लैंड. लैंड मीन्स ज़मीन. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो लैंड है, हमारी पूरी अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंड एंड वाटर. लैंड जो है वो टोटल 29% पार्ट है पूरी अर्थ का, और वो 29% पार्ट जो है आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लैंड के 3 फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स जो 30% हैं, प्लेन्स 43% एंड प्लेट्यूज 27%. और इस तरह से ये तीनों चीज़ें, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम जब डिस्कस करेंगे तो उससे पता चलता है कि कैसे ये रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होती हैं. जैसे माउंटेनियस रीजन्स हैं, हमने कहा कि 30% है, 29% का 30% पार्ट हमारी लैंड का माउंटेन से घिरा हुआ है. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं. कुछ माउंटेन स्नो कवर्ड होते हैं, कुछ सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही उनमें बर्फ़ होती है, और कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट कवर्ड होते हैं. और इस तरह से जो माउंटेन्स सीजनल मीन्स बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो वो मतलब एज अ सीनिक ब्यूटी या टूरिज़म के हिसाब से उनको डेवलप किया जाता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट को इनकम होती है. दूसरा है प्लेन्स. प्लेन मीन्स लेवल्ड एरिया, और जिसकी जो मतलब फर्टाइल होती है, लैंड सरफेस सॉफ्ट होती है, और वो 43% है. और ये सॉफ्ट एंड स्मूथ लैंड सरफेस होने की वजह से प्लेन एरियाज़ जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और इसकी वजह से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होती है. हमें अपना लाइवलीहुड अर्न करना बहुत ही ईजी होता है. तीसरा है प्लेट्यूज. प्लेट्यूज मीन्स वो लैंड सरफेस जो हार्ड एंड रॉकी होती है, और इसमें मिनरल्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं. इट इज़ रिच इन मिनरल्स, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मैक्सिमम इसी प्लेट्यू रीजन्स में ही अवेलेबल होती हैं, और ये लैंड का 27% पार्ट प्लेट्यू से कवर्ड है. दूसरा है कि जो लैंड है, जैसे प्लेन एरियाज़ हैं, उनको हम लोग किस तरह से उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं. तो जैसे ये पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में जो लैंड की डिवीज़न है वो बताई गई है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेट ज़ोन एरिया है. नेट ज़ोन एरिया मीन्स वो लैंड सरफेस जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, और ये टोटल 46% है. दूसरा है लैंड अंडर फॉरेस्ट. लैंड अंडर फॉरेस्ट मीन्स वो ज़मीन जो जंगलों से ढकी हुई है, और ये है 23%. मगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 23% लैंड बहुत ही कम है अंडर फॉरेस्ट, और ये उस हिसाब से अगर साइंटिफिकली हम लोग देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 33% होनी चाहिए लैंड जो है वो अंडर फॉरेस्ट. नेक्स्ट आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ये 14% है. इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन जो है, एग्रीकल्चर लैंड तो है मगर एग्रीकल्चर करने के लिए हमें मिलती नहीं है. वो क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जो है वो रिवर्स,
रेजिडेंशियल हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स, कैनल्स इनके अंडर आई हुई होती है, इसीलिए इसको हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पास्चर लैंड 4%। ये वो लैंड होती है जहाँ पे जो कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है, मगर आजकल भी ये डे बाय डे ये परसेंट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। नेक्स्ट है वेस्ट लैंड या फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये 5% है। ये वो लैंड सरफेस है जो ऐसे ही पड़ी हुई है, चाहे वो वहाँ पे वाटर लॉगिंग है, सॉइल इरोजन की वजह से वो लैंड सरफेस वेस्ट हो गई है, तो इस तरह से ये 5% है। नेक्स्ट है फैलो लैंड। फैलो लैंड 8% है। इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंड सरफेस पे हम लोग 1 साल एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद उसको फिर 2 या 4-5 साल के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो नेचुरल वे से अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके, और इसमें आर्टिफिशियली तौर पे मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइज़र्स नहीं डाले जाते हैं। ऐसी लैंड सरफेस को हम लोग फैलो लैंड कहते हैं। और इस तरह से ये लैंड की डिवीज़न है, और लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है जिस हिसाब से हम इसको ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसकी कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है सॉइल। सॉइल क्या होती है? सॉइल मीन्स मिट्टी। किस चीज़ से बनी हुई होती है? सॉइल जो है वो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स की डेपोजिशन से सॉइल जो है वो बनती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल की फॉर्मेशन जो होती है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से होती है। रॉक्स टूटती हैं, पानी उनको अपने साथ बहा के ले जाता है, और जिस वजह से वो धीरे धीरे बारीक पार्टिकल्स में बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि सॉइल की जो डिवीज़न होती है, सॉइल कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स में आता है सबसे पहले अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, और ये रिवर्स के द्वारा लाए गए डेपोजिशन की सेडिमेंट से ही बनी हुई होती है। और इस तरह की जो सॉइल है वो इंडिया में मैक्सिमम, जैसे नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन एरियाज़ है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, या फिर पंजाब हरियाणा के कुछ एरियाज़ आ जाते हैं, इनमें हमें ये फर्टाइल सॉइल मिलती है। और इस सॉइल को हम लोग बांगड़ या फिर खादर भी कहते हैं, और ये इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरियाज़ में हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है इसको हम लोग कॉटन या फिर रेगूर सॉइल भी कहते हैं, और ये सॉइल जो होती है वो वेदरिंग इरप्शन ऑफ लावा, वॉल्केनिक इरप्शन से ये सॉइल जो है वो बनी हुई होती है, जिसकी वजह से इसका कलर, इसका टेक्सचर जो है वो ब्लैक होता है, और ये भी अपने नेचुरल वे से ही ये फर्टाइल होती है, और इसमें मतलब पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और चिकनी होती है मिट्टी ये, जिस वजह से ये कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। नेक्स्ट सॉइल आती है रेड सॉइल, और जो ये रेड सॉइल है ये नेचुरल वे से फर्टाइल नहीं होती है, इसको आर्टिफिशियली तौर पे मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड करके इसको फर्टाइल बनाया जाता है। और ये सॉइल मेनली इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स में ये सॉइल जो है वो ज़्यादातर फाइंड आउट होती है, और इसमें ज़्यादातर स्पाइसेस वगैरह की कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट सॉइल आती है, नेक्स्ट टाइप है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होती है ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे पानी बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसके जो फर्टाइल कंटेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और इसके
इनफर्टिलिटी इसकी ऊपर हो रह जाती है, और इसको भी आर्टिफिशियल तौर पे मैन्यूर्स या फिर फर्टिलाइजर्स डाल के इसको फर्टाइल बनाया जाता है। और ये सॉइल जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे एरियाज़ में ये सॉइल ज़्यादातर फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। नेम से ही क्लियर है कि ये वो मिट्टी है जो पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा मिलती है, पहाड़ों पे मिलने वाली मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। और ये सॉइल जो है हमारे इंडिया में मेनली जहाँ जहाँ भी ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न घाट्स के एरियाज जो हैं वहाँ पे ये सॉइल हमें मिलती है, और इसमें पोटाशियम, फास्फोरस और लाइम वगैरह की मतलब कमी होती है, जिस वजह से ये सॉइल भी फर्टाइल नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज़ डेजर्ट सॉइल। और ये सॉइल नेम से ही क्लियर है कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें ये सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है। जैसे वेस्टर्न राजस्थान आ गया, पंजाब का कुछ एरिया आ जाता है, और इस तरह से ये सॉइल जो है टोटली रेत होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल की नहीं होती है, जिस वजह से ये इनफर्टाइल होती है। मगर यहाँ पे फिर भी जो कल्टीवेशन है, जैसे मेज़ है, बाजरा है, जवी है, ज्वार है, इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन डेजर्ट सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है। जब इसमें इतनी सारी मतलब टाइप्स के सॉइल होने के बावजूद भी हमें चाहिए कि हम इस सॉइल को कंज़र्व करके रखें। कंज़र्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंज़र्व करने के लिए सॉइल को इसमें आर्टिफिशियल तौर पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो है यूज़ उनको कम करना चाहिए, ताकि ये सॉइल जो है वो नेचुरल वे से अपनी फर्टिलिटी गेन कर सके। दूसरा, क्रॉप रोटेशन पैटर्न जो है वो फॉलो करना चाहिए, ताकि जो एक ही तरह की क्रॉप्स जो है वो ना उगा के धीरे धीरे उनकी रोटेशन होती चली जाए। नेक्स्ट आ जाता है वाटर रिसोर्स। वाटर मीन्स हमारी अर्थ पे 71% पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, और ये पानी हमें ज़्यादातर इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ओशंस, आइस कैप्स, लेक्स, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये अवेलेबल होता है। और ये जो मैक्सिमम वाटर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी पानी की सबसे ज़्यादा यूजनेस होती है। दूसरा है कि सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से हैं। पानी जो है हमें रेनफॉल, रिवर्स, कैनल्स, टैंक्स और अंडरग्राउंड वाटर, ये मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी अवेलेबल होता है। और मेनली जो है रिवर्स और कैनल्स का जो वाटर पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। जैसे कि आजकल सभी कहते हैं कि पानी जो है एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, कि फ्रेश वाटर जो है वो डिक्लाइन कम होता जा रहा है, डे बाय डे इसकी कमी आती जा रही है। तो इसको कंजर्व करने के लिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसकी कंजप्शन जो है वो डे बाय डे धीरे धीरे करके हमें अपनी आदतों को सुधार के पानी को कंजर्व करना चाहिए। और इरिगेशन में पानी जो है वो जैसे पैडी क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स के ज़रिए पानी की इरिगेशन जो होती है फसलों में वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वो वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो होती है। इसको ग्रो करने के लिए किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी वेजिटेशन जो होती है उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और इसकी जो टाइप्स होती हैं वो मैटर करती हैं स्लोप ऑफ लैंड, क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, इस तरह से। तो इस हिसाब से इन फैक्टर्स की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एवरग्रीन वेजिटेशन, डिसीडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट और ड्राई फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट। सबसे पहले आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट।
एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो सारा साल हरे भरे रहते हैं, और इन प्लांट्स को, और ये प्लांट्स जो हैं कभी भी अपने लीव्स जो हैं वो ड्रॉप नहीं करते हैं, शेड नहीं करते हैं। और इस तरह की वेजिटेशन जो है वो हैवी रेनफॉल एरियाज़ में ही ज़्यादातर मिलती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स वेस्ट बंगाल का, असम और लोअर हिल्स ऑफ हिमालयस। और इस तरह से इन फॉरेस्ट में हमें टीक, रोजवुड, एबोनी, नीम और तमिरंड वगैरह पेड़ जो हैं वो ज़्यादातर इस वेजिटेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है डिसीडियस फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो चेंज ऑफ सीज़न के साथ ही अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि वो दोबारा से अपने जो मॉइस्चर है उनको गेन कर सकें। और इस तरह के जो डिसीडियस वेजिटेशन है वो ज़्यादातर इंडिया के साउथ पार्ट में हमें अवेलेबल होती है, और इसकी जो वुड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैक्सिमम हम कंस्ट्रक्शन वर्क में इस वुड को यूज़ करते हैं, और इसके जो मेन ट्री हैं वो साल, टीक, बैम्बू, शीशम, खैर एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेजर्ट वेजिटेशन, ये उन एरियाज़ में मिलती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही लो होती है, और लेस रेनफॉल की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। और इस तरह की वेजिटेशन ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा वगैरह के एरियाज़ में हमें ज़्यादातर मिलती है। और यहाँ पे डेट, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, इस तरह के पेड़ हमें ज़्यादा डेजर्ट वेजिटेशन में मिलते हैं। और ये वेजिटेशन जो है इसकी कोई अपने आप में इम्पॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो वुड होती है वो गुड क्वालिटी की नहीं होती है। नेक्स्ट आता है माउंटेनियस वेजिटेशन, और ये वेजिटेशन जो होती है वो कश्मीर से लेके असम तक अलग अलग तरह के पेड़ और प्लांट्स हमें मिलते हैं हिमालयन स्लोप्स में। और इस तरह की ये जो मतलब वेजिटेशन के जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी होती है। पाइन, फर, ओक, चेस्टनट, मैपल, पॉपुलर, इस तरह के ये काफ़ी तरह के पेड़ हमें हाइट वाइज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और ये कॉस्टली होती है, और वुड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। और मेनली ये फर्नीचर, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री या फिर बिल्डिंग्स वगैरह में ज़्यादातर इस वुड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन समंदर के किनारों पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, और वहाँ पे जहाँ पे डेल्टास बने हुए होते हैं, और इस तरह की डेल्टास पे होने की वजह से ही इसको डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। और इंडिया में मैक्सिमम ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा डेल्टाइक रीजन्स में ज़्यादा मिलती है, और इसको हम यहाँ पे ज़्यादातर सुंदरी नाम का पेड़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे और इसी को ही गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन्स जो है इस पेड़ के नाम की वजह से ही इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये वुड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और इसकी काफ़ी वैल्यू होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस वुड का। नेक्स्ट आता है नेचुरल वेजिटेशन जो होती है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इंसान को, काफ़ी सारे हमें इनके यूजेस हमें नज़र आते हैं। ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे ये वुड जो है पेपर मेकिंग, लुब्रिकेंट्स, रबर, डाई, मेडिसिनल प्लांट्स, और बहुत सारे फ्रूट्स हमें इनसे अवेलेबल होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट होता है। नेक्स्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मीन्स वो लिविंग क्रिएचर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम लोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कहते हैं। और ये जंगल जो होते हैं ये इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, और इसमें इन एनिमल्स के अलावा बर्ड्स, इंसेक्ट और छोटे छोटे से क्रीपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दूसरा, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, और यहाँ पे नियर अबाउट इंडिया में 80,000 स्पीशीज़ हैं इन एनिमल्स की। और ये एनिमल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, टाइगर, बियर, राइनोसरस, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पे ज़्यादातर
मिलते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विंटर सीजन्स में कोल्ड कंट्रीज़ लाइक साइबेरिया, चाइना वगैरह से इंडिया में माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ्स को काफ़ी ख़तरा है और कुछ काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं या फिर ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो उसकी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की हैं। जैसे 1952 में एक इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये इस्टेब्लिश किए थे। क्यों किए थे? ताकि यहाँ पे इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए और आर्टिफिशियल तौर पे सेंचुरीज़ क्रिएट की गई हैं। सेंचुरीज़ मीन्स वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और वो सेंचुरीज़ जो होती हैं जिसमें ह्यूमन एंट्रेंस बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होती है, कोई भी वहाँ पे आ जा नहीं सकता है, और वो एनिमल्स जो हैं उनको अपने नेचुरल तौर पे उनको वहाँ पे रखा जाता है। दूसरा है 1972 और 2002 में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था इनकी प्रोटेक्शन के लिए। काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। नियर अबाउट 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश की गई हैं। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी इन रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही अपने माइंड में इनको रखना चाहिए कि हमने इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, ताकि कमिंग जनरेशन्स इन चीज़ों को एंजॉय कर सके और इस तरह से इनकी जो रियल कंजर्वेशन है एक्चुअल में इनकी नीडफुल और ऑप्टिमल यूज़ है। मीन जब हमें ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें इनको यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल।